भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति यानी गुरु। देवगुरु बृहस्पति को आजकल सामान्यतया गुरु के नाम से ही जाना जाता है। वैसे हम देखें तो बृहस्पति और शुक्र दोनों ही गुरु हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, इसलिए देवगुरु, और शुक्र दानवों के गुरु हैं, लेकिन हैं तो वो भी गुरु ही। लेकिन आजकल कुछ ज्योतिष सॉफ्टवेयर्स में बृहस्पति को गुरु कहकर ही संबोधित किया गया है, यानी जहाँ पर बृहस्पति लिखा जाना चाहिए था वहाँ पर गुरु लिखा जाता है। इसलिए बोलचाल की भाषा में बृहस्पति को गुरु ही जाना जाता है, और अक्सर लोग यह तो भूल ही गए हैं कि शुक्र भी गुरु ही है। खैर, आज हम इन्हीं देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु के बारे में बात करेंगे। जैसा कि काल पुरुष की कुंडली में गुरु नवम भाव धनु राशि के स्वामी होते हैं, इसलिए यह मूलतः नवमेश हैं, और वर्तमान में नवम भाव को अधिकतर भाग्य भाव के नाम से ही जाना जाता है। यह ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी भाग्य से बढ़कर नवम भाव होता है विवेक का, गुरुत्व का, और इसके अलावा नवम भाव रिप्रेजेंट करता है भूतकाल को, यानी पास्ट को। तो हम कह सकते हैं कि गुरु मूल रूप से जातक के विवेक के प्रतिनिधि हैं, उसकी विवेकशीलता को दर्शाते हैं, और उससे भी ज़्यादा यह जातक के भूतकाल को दर्शाते हैं, यानी पूर्व जन्मों से वह क्या लेकर आया है, यानी उसके पूर्व कर्मों के भी प्रतिनिधि यही गुरु हो जाते हैं। आप कितने विवेकशील हैं, कितने प्रज्ञावान हैं, और आप अपने साथ पूर्व जन्मों के कौन से कर्मों की गठरी लेकर आए हैं, इन्हीं सब बातों का प्रतिनिधित्व यही गुरु करते हैं। और जिन लोगों को यह भ्रम है कि गुरु धन के दाता हैं, यह बात प्रैक्टिकल तौर पर संभव नहीं है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, क्योंकि वहां पर वृष राशि पड़ती है। और अभी हमने आपको बताया कि शुक्र भी गुरु ही हैं, इसलिए यह भ्रांति फैली कि देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें कि हम गुरु के नाम से जानते हैं, वो धन के दाता हैं। यह धन का स्वामित्व मूल रूप से शुक्र के पास है। शुक्र जो कि गुरु हैं, इसलिए यह भ्रांति ज्यादा बन गई है। तो यहाँ पर यह समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें हम गुरु ही कहते हैं आजकल, उनके पास धन का दायित्व नहीं है। पहली बात तो धन का दायित्व गुरु के पास नहीं है, यह प्रैक्टिकल तौर पे संभव नहीं है, जैसा कि अभी हमने बात की, और ना गुरु का इसमें कोई दखल है। देवगुरु बृहस्पति जातक को मूल रूप से विवेक और ज्ञान की तरफ धकेलने का काम करते हैं, और जब तक किसी के पास धन है तब तक वह ज्ञान की तरफ क्यों जाएगा, यानी दोनों की प्रवृत्तियां ही उल्टी हैं, धन और ज्ञान, क्योंकि धन के कारक शुक्र हैं और ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। तो बिल्कुल विपरीत स्थितियां हैं। तो जब तक जातक के पास धन है तब तक वह ज्ञान की तरफ जाना नहीं चाहता। धनवान व्यक्ति तो अपने आप को सबका गुरु मानता है, उससे बड़ा समझदार तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं, फिर उसका विवेक से क्या लेना देना। यानी यहाँ पर इस गुरु शब्द की वजह से यह भ्रांति पैदा हुई है। तो इस चीज का फर्क आप ठीक से समझ लीजिए, और इसी वजह से आप देखेंगे कि जिस जातक की कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति पावरफुल स्थिति में है, उसका भौतिक जीवन उतना सहज नहीं रह पाता है। आप स्वयं अध्ययन करके देख लें। उदाहरण के लिए गुरु की सर्वोच्च स्थिति होती है कर्क राशि में, क्योंकि कर्क राशि में ही गुरु उच्च के कहलाते हैं, और गुरु की यह स्थिति जातक को भौतिक सुख सुविधाओं से विकर्षित करके परमार्थ की तरफ धकेलती है, और परमार्थ करना, विवेकशील होना, यह सर्वोच्च स्थिति कहलाती थी जब हमारे ऋषि मुनियों ने इस देवगुरु बृहस्पति की व्याख्या की थी। उस वक्त धन सेकेंडरी क्या, बल्कि यूं कहें कि धन वैभव कमाना उनका उद्देश्य ही नहीं था। पहले के समय में ज्ञान प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, परमार्थ करना, यह प्राथमिकताएं थी, और वही सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी गई थी एक मनुष्य की। और वर्तमान युग
अर्थ प्रदान हो गया है। आपके पास जितना धन है उतनी ही आपकी इज्जत है। दुनिया में आप धन के मामले में कौन सी पायदान पर हैं, इसी से फोर्ब्स लिस्ट में आपकी रैंकिंग होती है। और दुनिया की छोड़ दीजिए, आप अपने समाज में, अपने रिश्तेदारी में देख लीजिए। जिस रिश्तेदार के पास या जिस समाजजन के पास जितना अधिक धन होगा, समाज में उसकी उतनी ही इज्जत होगी। रिश्तेदारी में भी यही हाल है। और जिसके पास धन नहीं है उसको कोई पूछेगा भी नहीं। यानी वर्तमान में धन सर्वोपरि हो गया है। आपके पास धन है तो आप पूजनीय हैं, वरना तो आपकी ढेले की इज्जत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। और यहाँ देवगुरु बृहस्पति को समझने में गलती यही हुई है कि जिस समय ये ग्रंथ लिखे गए थे उस समय इज्जत, मान सम्मान उसी व्यक्ति का होता था जो विवेकशील था, प्रज्ञावान था, ज्ञानी था। वही व्यक्ति उस समय ख्याति प्राप्त था और नंबर 1 था। धनवान की वो हैसियत ही नहीं थी पुराने समय में। तो एक समय वह था जब प्रज्ञावान लोगों की हैसियत हुआ करती थी। अब आज के ज़माने में धन वालों की हैसियत है, प्रज्ञावान पुरुषों की क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं। अभी कुंभ चल रहा है, वहाँ पर एक से एक प्रज्ञावान साधु, ऋषि, मुनि आए हुए हैं। वो आए हैं, चले जाएंगे, फिर 12 साल में आएंगे, कोई नहीं पूछता, उनका जिक्र तक नहीं होगा। अभी चंद दिन कुछ टीवी पर आप देखेंगे, उसके बाद सब वहीं की वहीं। तो प्रज्ञावान पुरुषों की कोई फोर्ब्स लिस्ट नहीं बनती है, वह सिर्फ धनवानों की ही बनती है, क्योंकि युग बदल चुका है। आजकल अर्थवान लोगों की लिस्ट बनती है, प्रज्ञावानों की नहीं। और जब हम गुरु की व्याख्या करते हैं या कह लें जब गुरु के फल हम देखते हैं, तो सबसे बड़ी गलती इसी वजह से होती है। गुरु का संबंध हम धन से जोड़ देते हैं, जबकि धन का संबंध दूसरे गुरु यानी शुक्र गुरु से है, दैत्य गुरु शुक्र, और हम उसको जोड़ते हैं देवगुरु बृहस्पति से। इसी वजह से सारा भ्रमजाल फैलता है और फलित में वो सटीकता नहीं आ पाती है। यदि देवगुरु बृहस्पति के बारे में हम बात करने यहाँ पर बैठ जाएंगे तो यह वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो जाए। इसलिए देवगुरु बृहस्पति की मूल प्रकृति को जानना समझना हो तो इतना याद रखिए कि देवगुरु बृहस्पति इस सृष्टि में एक सकारात्मक ग्रह है, लेकिन आप इस सकारात्मकता को धन से जोड़कर मत देखिए। धन से जोड़कर देखेंगे तो चूक जाएंगे, बल्कि यूं समझिए कि बृहस्पति यानी गुरु की स्थिति जातक की कुंडली में पावरफुल हो, श्रेष्ठतम स्थिति में हो, तो यह गुरु जातक को उन्नति के शिखर पर पहुंचने के बाद उसके नीचे गिर जाने की प्रवृत्ति को रोकता है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। जो भी विद्वान साथी यहाँ पर देख रहे हैं वो मेरी इस बात पर अवश्य ध्यान देंगे तो आपको इस गुरु को समझने में बहुत आसानी होगी। इस बात को इस तरह भी समझा जाता है जैसे किसी व्यक्ति को साक्षात्कार यानी प्रभु का साक्षात्कार हो गया तो उसके बाद फिर उसके लिए क्या बचा? संसार खत्म। फिर वह नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि वह साक्षात्कार कर चुका है, वह देख चुका है, वह जान चुका है। फिर वह इस भौतिक जगत में बेमानी हो जाता है, यानी वो जिस शिखर पर पहुंच गया वहां से गिरना मुश्किल ही है। बस वही प्रवृत्ति इस गुरु की है। इस बात को ध्यान में रखिए और समझ लीजिए कि यही गुरुत्व है। और गुरु को समझने की यह एक मूलभूत कुंजी है, यानी गुरु अंधकार से निकालकर आत्मज्ञान का साक्षात्कार करवाने वाला ग्रह है, ना कि धन देने वाला। आइए अब बात कर लेते हैं कि गुरु यदि कुंडली में मेष राशि में बैठा हो, यानी जहाँ पर 1 का अंक लिखा है, तो इस गुरु के क्या परिणाम होंगे और इसके किस तरह के फल जातक को प्राप्त होंगे। तो आप देख लीजिए, आपकी कुंडली में जहाँ 1 का अंक लिखा है वहाँ पर गुरु, या हो सकता है कोई लोग वहाँ पर बृहस्पति भी लिखते हों, दोनों एक ही बात है, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मेष राशि में गुरु बैठा हो तो यह जातक जितनी अधिक शिक्षा प्राप्त करेगा, जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करेगा, नॉलेजेबल होगा, यह उतना ही भौतिक रूप से उन्नति करता चला जाएगा। फिर इसकी भौतिक उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, पर प्राथमिक शर्त है शिक्षा प्राप्त करना। बिना शिक्षा के यह गुरु भौतिक सुखों में कमी करेगा, यह भी समझ लीजिए। वैसे गुरु
मेष राशि में बैठकर जातक की आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक इन तीनों स्थितियों को मजबूत करता है। आर्थिक रूप से जातक सक्षम रहेगा, धन की कमी नहीं रहने देता, बल्कि धन के मामले में भी जातक की हैसियत अच्छी होती है। शारीरिक रूप से भी कोई कष्ट नहीं रहता, शरीर का भी तंदुरुस्त रहता है, कोई आदि व्याधि इसको जल्दी से होती नहीं है, स्वस्थ रहता है। लेकिन मेष राशि में बैठकर यह गुरु जातक की मानसिक स्थिति कुछ ऐसी कर देता है कि जातक मन और कर्म इन दोनों के मध्य झूलता रहता है। फिर से समझ लीजिए, मन और कर्म इन दोनों के बीच झूलता रहता है, यानी कभी इसका मन हावी रहेगा और कभी इसका कर्म हावी रहेगा। यही द्वंद्व है इस गुरु का। साझेदारी के व्यापार में ये जातक बहुत आकर्षित रहेंगे और इस गुरु के दशा काल में प्राय ऐसे जातक साझेदारी का धंधा करेंगे या जमीन जायदादों का, कंस्ट्रक्शन का, धातु का, कृषि का या जलीय पदार्थों का, कुछ इस तरह के व्यापार में ये रहते हैं और इसी में सफलता भी उनको मिल जाती है। शिक्षा काल में इस गुरु का दशा काल हो तो शिक्षा भी यह बहुत बढ़िया करवा देता है और जातक में एक अनुशासन भी रहता है। और ये जातक यदि यह गुरु नक्षत्र स्वामी हो, यानी आपका जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, तो यही गुरु आपके नक्षत्र स्वामी होंगे। इस स्थिति में ऐसे जातक बहुत कम आयु में ही अपना पारिवारिक दायित्व संभाल लेते हैं। उनमें एक अनुशासन होता है, गुरुत्व होता है, समझदारी होती है और नक्षत्र स्वामी होने के मामले में यह जातक के पिता और मामा इनके आयु पक्ष को थोड़ा कमजोर करता है। इनका दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया रहता है, संतान सुख भी बढ़िया रहेगा, यानी इन सब मामलों में इस मेष राशि के गुरु के बढ़िया फल मिल जाते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए कि ऐसे जातकों पर इनके जीवन साथी का प्रभाव बहुत अधिक रहता है और जातक की माता पर इसका जीवन साथी हावी रहता है। इस बात को भी ध्यान में रखिए। बाकी तो सांसारिक मामलों में मेष राशि में गुरु बैठा हो तो इसके प्राय अच्छे ही फल मिल जाते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बात की थी कि जातक मन और कर्म के बीच में झूलता रहता है। इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जातक को अपने मन पर थोड़ा नियंत्रण रखना है और अपने कर्म पर फोकस करना है, तो फिर बहुत बढ़िया फल इस गुरु के मिलेंगे। मन से अर्थ है अपने सांसारिक सुखों के पीछे भागना और कर्म से मतलब है दूसरों की भलाई करना, परमार्थ करना। जातक जरूरतमंदों की सहायता करे, अपने सुखों के पीछे नहीं भागे, अनुशासन में रहे, तो मेष राशि का यह गुरु उनको सब कुछ देता है। ख्याति भी देगा, भौतिकता भी देगा, यानी हर तरह से बढ़िया फल मिलेंगे। इन जातकों को अपनी शिक्षा, अपने अनुशासन, इन पर ध्यान देना है और इसी की बदौलत आपका भौतिक जीवन सुदृढ़ और सफल रहेगा। साथ ही साथ भाग्य का साथ भी मिलता चला जाएगा। अब अंत में एक सवाल ले लेते हैं। चैप्टर 287 में मेष राशि के राहु के बारे में आया है और यह सवाल किया है मैडम मधु झा 5280। आपने पूछा है कि क्या स्त्री की कुंडली में भी मेष राशि का राहु यही फल देगा? तो मधु जी, इसका जवाब है हाँ। यहाँ पर इस राहु के फलों में स्त्री पुरुष का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्त्री पुरुष के जो फल अलग अलग मिलते हैं उनके बारे में हम पूर्व के चैप्टर्स में बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल आपका जो सवाल है वहाँ पर आप स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक ही फल समझें। और इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।